लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो लीगल कोलोकेशंस इन इंग्लिश। अब लीगल कोलोकेशंस होती क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कोलोकेशंस क्या होती हैं। देखो, कोलोकेशंस होती हैं टू और मोर वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली साथ में, आई कैन राइट इन हिंदी, साथ में यूज होते हैं और जो सेंस भी साथ में ही बनाते हैं। और इंग्लिश के अंदर कोलोकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम बात करें लीगल इंग्लिश की, लीगल इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ में ही आते हैं और साथ में ही सेंस बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर लीगल कोलोकेशंस, वो कोलोकेशंस जो आपकी लीगल इंग्लिश को बहुत ही इंप्रूव कर देगी और आपको कोर्ट रूम से और लीगल फाइल से बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ देगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द कोलोकेशंस आर। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 15 कोलोकेशंस। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एटसेट्रा हम लाते रहेंगे आगे, ताकि आपकी लीगल इंग्लिश और भी बेटर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोलोकेशन देखते हैं। फर्स्ट कोलोकेशन है फाइल अ सूट। अभी फाइल अ सूट हमेशा साथ में आता है। आप ये नहीं कह सकते सूट फाइल करना, वो हिंदी में आप कहते हो सूट फाइल करना, बट इंग्लिश में होता है फाइल अ सूट। मीनिंग दिया है मैंने, हिंदी में मीनिंग दिया है और एग्जाम्पल भी दिया है, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना बचे। बस मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आप ये सारी वीडियोस जो भी हम अपने चैनल पे बना रहे हैं लीगल इंग्लिश या इंग्लिश रिलेटेड, आप देखते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो सच में आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और आप आराम से कोर्ट रूम के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को रख पाओगे। तो फर्स्ट वन इज फाइल अ लॉ सूट, जिसका मीनिंग होता है मुकदमा दायर करना। ऑफिशियली स्टार्ट अ लीगल केस अगेंस्ट समवन। ओके, फाइल। देखिए, अब लॉ स्टूडेंट्स के यहाँ को लॉ स्टूडेंट जानते होंगे यहाँ पे टेक्निकलिटी है। सूट फाइल करना, फिर प्रोसीडिंग, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो हम पहले सीख रहे हैं फाइल अ सूट। आप इतना समझिए कि मुकदमा दायर करने को कहते हैं फाइल अ सूट। इंग्लिश में ये तीनों वर्ड साथ में आएंगे जब भी आप अपनी इंग्लिश को बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द सप्लायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच होता है कि तोड़ना या फिर उससे मुकर जाना, ब्रीच कर देना उसे। कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसे कहते हैं फाइल अ लॉ सूट। आई होप आपको पहली कोलोकेशन समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ये तीनों चारों वर्ड्स जो है साथ में लगेंगे। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग समझौता करना या फिर टू मेक और साइन अ लीगल अग्रीमेंट। कोई भी लीगल एग्रीमेंट है, मान लीजिए ये लीगल एग्रीमेंट यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अलग अलग कंट्री के हिसाब से होता है। अगर कोई साइन कर रहा है तो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दैट्स कॉल्ड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। दे एंटर इनटू, देखिए आपने यहाँ भी और यहाँ भी ये साथ में आए हैं। They entered into a contract to supply raw materials for 2 years. Okay, let's move on to the third collocation or legal collocation, breach of contract। हमेशा साथ में आएगा breach of contract। breach का मतलब होता है, just a moment, breach का मतलब होता है तोड़ना या फिर उल्लंघन। यहाँ लिखा होगा उल्लंघन करना या फिर तोड़ना। फेलियर टू परफॉर्म एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अब कोई इंसान फेलियर टू परफॉर्म हो रहा है, यानी कि अपनी टर्म्स को परफॉर्म करने में फेल हो रहा है, तो उसे कहेंगे ब्रीच करना। एग्जाम्पल, द कंपनी सूड हिम। सू का मतलब यहाँ पे होता है केस करना। सू का मतलब यहाँ पे होता है केस करना। सूड हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड थर्ड कोलोकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, अपहोल्ड अ डिसीजन। देखिए, अपहोल्ड डिसीजन होता है कि निर्णय को बनाए रखना। जब भी डिसीजन की बात करते हैं हम, डिसीजन को
हम कंफर्म करने की बात करते हैं या फिर उस पर टिके रहने की बात करते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं अपहोल्ड करना। ओके, टू कंफर्म, अगेन कंफर्म और सपोर्ट अ प्रीवियस डिसीजन। अब ये यूजली होता है प्रीवियस डिसीजन के अंदर। मान लीजिए जज साहब ने कोई डिसीजन दिया, अब डिसीजन को आपने चैलेंज किया या फिर अपील किया हायर कोर्ट के अंदर, वहां पे हाई कोर्ट ने भी उसे अपहोल्ड कर दिया, यानी कि उसे कंफर्म कर दिया और सपोर्ट किया उस डिसीजन का, तो उसे कहते हैं अपहोल्ड अ डिसीजन। एग्जाम्पल देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द हाई कोर्ट्स डिसीजन। उन्होंने अपहेल्ड किया, कंफर्म किया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो गलत नहीं था। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, ग्रांट बेल। अब ग्रांट बेल यूजली यूज करते हैं जमानत देने के लिए। अब हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रांट बेल, हिंदी में कहते हैं जमानत देना। डोंट से गिव बेल गाइस प्लीज, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो लॉ के वर्ड यूज कीजिए, गिव बेल प्लीज मत बोलिएगा, से ग्रांट बेल। So when you are standing before the honorable judges, and you are arguing for bail matter, always request and say, please grant bail. Don't say give the bail. Don't say. अच्छा नहीं लगता है इंग्लिश के अंदर अगर आप लीगल वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो लॉ के अंदर। To allow someone to be released from custody, custody मतलब कि अरेस्ट में है या फिर कस्टडी में है वो, with conditions। अब बेल में कंडीशन होती है, चाहे वो बेल बॉन्ड हो या कुछ भी हो, बेल में कंडीशन होती है। द जज ग्रांटेड बेल टू द एक्यूज, जज ने बेल ग्रांट की एक्यूज को। सिक्स्थ, पास अ वर्डिक्ट। पास अ वर्डिक्ट का मीनिंग होता है फैसला सुनाना। अब वर्डिक्ट क्या होता है? वर्डिक्ट होता है फैसला, पास करना। अब डोंट से गिव वर्डिक्ट, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ऑलवेज यूज कोलोकेशन। अब इस कोलोकेशन में आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये सारे वर्ड साथ में यूज करो। आपको वैसे भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, सो डोंट वरी, प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, दैट्स ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, I understand that when you're under pressure or you're standing before the honorable judges, you may forget some words. It does not matter right now. But if you're not trying, it would matter in near future. So please practice. The jury, अब इंडिया में जूरी नहीं होती है गाइस, इंडिया में जजेस होते हैं। अब जूरी और जजेस के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बता दूंगा जूरी और जजेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। द जूरी पास्ड अ वर्डिक्ट फॉर ऑफ नॉट गिल्टी। ओके, तो जूरी ने पास किया जजमेंट, वर्डिक्ट दिया कि भाई बंदा गिल्टी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ कोलोकेशन, फाइल एंड अपील। देखा, जब भी आप अपील की बात करते हो तो डोंट से आई एम गोइंग टू डू एन अपील। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कोलोकेशन की जगह ना ऐसे वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, करना के लिए डू, अपील करना डू एन अपील। नो, ऑलवेज से फाइल एंड अपील, फाइल एंड अपील। तो ये ज़्यादा अच्छा साउंड करता है लीगल इंग्लिश के लिए। मीनिंग होता है अपील करना। देखो मैंने कहा ना, करना के लिए लोग यूज कर देते हैं डू, जो बिल्कुल गलत है, प्लीज डू नॉट डू दिस। मीनिंग होता है इंग्लिश में टू रिक्वेस्ट अ हायर कोर्ट टू चेंज अ डिसीजन। द लॉयर फाइल्ड एन अपील, लॉयर ने क्या किया, अपील फाइल की इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ कोलोकेशन, सर्व अ नोटिस। डोंट यूजुअली से सेंड अ नोटिस, कह सकते हो आप कह रहे हो तो, बट यूजुअली से सर, आई एम सर्विंग यू अ नोटिस। सर्व अ नोटिस मतलब कि नोटिस देना, सेंड करना या गिव अ नोटिस मत कहना। टू ऑफिशियली डिलीवर अ लीगल नोटिस। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेनेंट वाज, अब टेनेंट होते हैं किराएदार, आई एम नॉट श्योर हाउ वेदर इट इज रिटन लाइक दिस और नॉट, किराएदार। द टेनेंट was served a notice, tenant को notice दिया गया to vacate the house. Let's move on to the ninth collocation. Ninth is enforce a law. I don't say, देखो एक वर्ड होता है impose, एक वर्ड होता है enforce. Impose मतलब होता है थोपना या फिर जबरदस्ती लागू करना। Enforce होता है कि लागू करना, lawful, एनफोर्स करना।
टू इंश्योर अ लॉ इज ओबेड, यानी कि वहां पे आपको इंश्योर भी करना है, एनफोर्स में आपको इंश्योर करना है कि भाई कानून जो लागू हुआ है वो एनफोर्स हो सके, यानी कि उसे लोग फॉलो करें। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द पुलिस टू एनफोर्स द लॉ। ड्यूटी किसकी है? पुलिस की है कि सभी लोग लॉ को एनफोर्स करें। लेट्स मूव ऑन टू द 10th कोलोकेशन, ड्रॉ अप अ विल। अब विल क्या होती है भैया? विल होती है, एक इंसान है, ये हमारे चचा हैं मान लीजिए, दैट्स हाउ वी से, ओके, दिस इज अंकल। अब इनके 2 3 4 5 बेटे हैं, जो भी बेटे हैं, और इनके पास प्रॉपर्टी भी है, और ये मरने से पहले एक विल ड्रॉप करते हैं जिसमें लिख देते हैं कि भाई इस बेटे को इतनी प्रॉपर्टी जाएगी, इसको इतना जाएगा और इसको इतना जाएगा। तो विल बनाना, वसीयत हिंदी में कहते हैं, वसीयत, वसीयत बनाना, वसीयत तैयार करना। अब जब वसीयत तैयार करने को कहते हैं, मेकिंग अ विल कह देते हैं बहुत सारे लोग, सो प्लीज डोंट से सच वर्ड्स। मेक अ विल कह देते हैं, राइट अ विल कह देते हैं, बट यू ऑलवेज से इन लीगल इंग्लिश इट इज ड्रॉ अप अ विल। टू राइट अ लीगल डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग हाउ प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डेथ, वसीयत तैयार करना। ही ड्रू अप, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रॉ की, ड्रू, थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। सो ही ड्रू अप अ विल लीविंग एवरीथिंग टू हिज डॉटर। तो उन्होंने जो वे वसीयत तैयार की उसमें क्या लिखा कि भैया सारी प्रॉपर्टी जो सब कुछ है किसको मिलेगा? मेरी बेटी को मिलेगा। उसने तैयार किया ऐसा। लेट्स मूव ऑन टू द 11th कोलोकेशन। 11th इज अ कमिट अ क्राइम। गाइस नेवर से दैट डू अ क्राइम। मैं आपको ये कोलोकेशन इसीलिए सिखा रहा हूं, अगर आप ये कोलोकेशन सीखते रहेंगे और कोलोकेशंस को याद करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लीगल इंग्लिश कब में इंप्रूव होगी। कमिट अ क्राइम, टू डू सो, सॉरी, टू डू समथिंग इलीगल। क्राइम मतलब कि कुछ काम इलीगल करने को कहते हैं कमिट अ क्राइम, अपराध करना। एनीवन हु कमिट्स अ क्राइम, वी डोंट से एनीवन हु डज द क्राइम। अगर आप ये डज लिख रहे हो तब गलत लिख रहे हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कमिट करना। एनीवन हु कमिट्स अ क्राइम शुड बी पनिश्ड। जो भी इंसान अपराध करेगा उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द 12th, ब्रिंग अ केस अगेंस्ट, यानी कि मुकदमा करना। अब अभी आप कहोगे सर आपने ऊपर तो बताया फाइल अ सूट, और यहां पे आप बोल रहे हो मुकदमा करने के लिए ब्रिंग अ केस अगेंस्ट। अब देखो लीगल इंग्लिश में ना दो चीज होती है, एक इंसान है वो सूट फाइल कर रहा है, सूट फाइल कर रहा है, तो यानी कि वो अपने प्रॉब्लम लेके गया, भैया मेरे साथ ये हुआ। ये तो वन साइडेड बात हो गई ना। अब जिसके खिलाफ कर रहा है, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिवादी, इंग्लिश में कहते हैं इसे डिफेंडेंट। अब ये भैया भी कहेंगे नहीं भैया जो जो ये बोल रहा है ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अब इन दोनों की जो तथ्य हैं, इन दोनों की जो प्लेंटिफ की क्या कहते हैं प्लेंट है और इसकी रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको देख के आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अब उस प्रोसीडिंग्स को ही कहते हैं ब्रिंग अ केस अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर सिर्फ यहां से स्टार्ट है तो कहेंगे फाइल अ सूट। अगर पहली बार कोई प्लेंटिफ लेके गया है अपना केस तो उसे कहेंगे फाइल अ सूट, या फिर कंप्लेनेंट लेके गया, क्रिमिनल केसेस के अंदर कंप्लेनेंट होता है और सिविल केसेस के अंदर प्लेंटिफ होता है। तो यहां से पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो फाइल अ सूट कहेंगे, और आगे का है तो उसे ब्रिंग अ केस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते, द कंपनी ब्रॉट अ केस अगेंस्ट द फॉर्मर एम्प्लॉय, ओके। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की करवाने के लिए उन्होंने अपना या तो रिटर्न स्टेटमेंट दिया होगा या फिर उन्होंने अपने रिप्लाई फाइल किया होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कहते हैं ब्रिंग अ केस अगेंस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द 13th कोलोकेशन, टेक लीगल एक्शन। ये तो आप लॉ स्टूडेंट जानते ही होंगे। टेक लीगल एक्शन मतलब होता है कि कानूनी कार्रवाई करना। तो जब भी कानूनी कार्रवाई करी जाती है या फिर कानूनी कार्रवाई करने की बात की जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं टेक लीगल एक्शन। कहते हैं मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, सो आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन, ऐसे कह सकते हो आप। दे डिसाइडेड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिल्डर। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया लीगल एक्शन लेंगे किसके खिलाफ? बिल्डर के खिलाफ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट कोलोकेशन, रीच अ सेटलमेंट। अब जब भी दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है, ये भैया लड़ रही है, इनका बेचारों का दिल टूट गया, ये दिल टूट गया,
अब ये पार्टी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करती हैं। अब कोर्ट के अंदर सेटलमेंट कैसे होगा? मीडिएशन होते हैं, मीडिएशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे दोनों पार्टी जाके बैठती हैं, वहाँ पे मीडिएशन के अंदर पार्टी सेटलमेंट कर लेती हैं। तो मीडिएशन में अगर वो सेटलमेंट करती हैं तो उसे कहते हैं ना डू सेटलमेंट। डू नहीं कहेंगे उसे, कहेंगे रीच अ सेटलमेंट कहेंगे उसे इंग्लिश के अंदर, समझौता करना। टू कम टू एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट विदाउट कोर्ट ट्रायल, कि भाई यहाँ पे कोर्ट के अंदर मैटर नहीं पहुंच रहा है, आप मीडिएशन में चले गए हो, आर्बिट्रेशन में चले गए हो, कहीं भी चले गए हो, तो वहां पे आर्बिट्रेशन में बेसिकली सेटलमेंट नहीं होता है। आर्बिट्रेशन के अंदर एक आर्बिट्रेटर होता है जो फैसला सुनाता है, वो आर्बिट्रेटर अलग होता है। बट मीडिएशन में ज्यादातर बैठ के फैसला होता है मीडिएशन। बोथ पार्टीज रीच्ड अ सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट, यानी हाँ पर्सनल लेवल पे भी लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, ओके, बट ये क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं होता है, ये ओनली सिविल के अंदर होता है, क्योंकि क्रिमिनल के अंदर एक पार्टी स्टेट होती है। लेट्स मूव ऑन टू द 15th कोलोकेशन, द लास्ट ऑफ द डे, सू फॉर डैमेजेस, यानी हर्जाने के लिए मुकदमा करना। अगर कोई इंसान जिसका डैमेज हुआ है वो सू कर रहा है, केस कर रहा है, तो क्या कर रहा है? सू फॉर डैमेजेस कर रहा है। जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी हर्जाने के लिए वो मुकदमा कर रहा है, टू क्लेम मनी एज अ कंपनसेशन फॉर हार्म डन। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सूड द हॉस्पिटल फॉर द डैमेजेस ड्यू टू नेग्लिजेंस। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो भैया अस्पताल में गया, अस्पताल में गया और वहाँ पे उसके साथ नेग्लिजेंस की वजह से उसकी आँख खराब हो गई या फिर कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई या बीमार हो गया, तो वो अब डैमेजेस करेगा, क्या कहते हैं, सू करेगा, सू फॉर डैमेजेस करेगा ताकि उसको हर्जाना मिल सके। तो गाइस आपने देखा, आज हमने 15 कोलोकेशन सीखी है इस वीडियो के अंदर, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू गाइस, दीज 15 कोलोकेशंस आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता भी नहीं सकता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कोलोकेशंस लीगल इंग्लिश के लिए, ताकि आप अपने इंग्लिश को, यानी कि लीगल इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। तो गाइस इस 15 लीगल कोलोकेशंस को याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट टाइम अगर आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो इनको यूज करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट उससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलें।